प्यारे बच्चों, माध्यमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश के अध्ययन और अध्यापन की इस नई तकनीक में आप सभी का पुनः स्वागत है। मैं डॉक्टर अनीता गौतम, प्रवक्ता जीव विज्ञान, जेपी इंटर कॉलेज कैंपियरगंज गोरखपुर से आपके समक्ष कक्षा 11 के जीव विज्ञान विषय के अध्याय 10 कोशिका चक्र और कोशिका विभाजन का भाग 2 लेकर के उपस्थित हुई हूँ। बच्चों, इस भाग में हम अर्धसूत्री विभाजन के बारे में जानेंगे। इस भाग को अच्छी तरह समझने के लिए हम अध्ययन बिंदुओं को देखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं अध्ययन बिंदु। बच्चों, इस अध्याय के अध्ययन बिंदुओं में भाग 1 में हमने कोशिका चक्र, कोशिका विभाजन, समसूत्री विभाजन के बारे में विस्तृत चर्चा कर लिया है और आज हम भाग 2 में अर्धसूत्री विभाजन के बारे में बात करेंगे। अर्धसूत्री विभाजन की प्रक्रिया को विस्तार से समझेंगे, इसके महत्व को जानेंगे और साथ ही साथ हम समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन के बीच प्रमुख अंतरों को देखेंगे। तो चलिए शुरू कर लेते हैं अर्धसूत्री विभाजन। बच्चों, अर्धसूत्री विभाजन मियोसिस को न्यूनकारी विभाजन या रिडक्शन डिवीजन भी कहते हैं। बच्चों, यह एक विशेष प्रकार का विभाजन है जो कि लैंगिक जनन करने वाले जीवों में होता है, जैसे कि मनुष्य। बच्चों, लैंगिक जनन करने वाले जीवों में 2 प्रकार के अंग पाए जाते हैं, एक जिसे हम कायिक अंग कहते हैं और दूसरे जिन्हें हम जनन अंग कहते हैं। कायिक अंग शरीर के सभी अंगों को कायिक अंग कहते हैं और जनन में सहायक अंगों को जनन अंग कहते हैं। इन जनन अंगों के जनदों में जनन की कोशिकाएं होती हैं जिनमें अर्धसूत्री विभाजन की प्रक्रिया होती है। बच्चों, अर्धसूत्री विभाजन की प्रक्रिया के बाद युग्मकों का निर्माण होता है और जिनके संलयन से युग्मनज बनता है और हमें युग्मनज जो आगे चल करके वृद्धि करके नया जीव बनाता है और हमें विभिन्न लक्षणों वाले जीव आसपास दिखाई देते हैं। तो चलिए अब हम अर्धसूत्री विभाजन के प्रमुख बातों को देख लेते हैं। बच्चों, अर्धसूत्री विभाजन को मियोसिस कहा जाता है। मियोसिस शब्द सबसे पहले फार्मर तथा मूरे ने 1905 में दिया था और यद्यपि अर्धसूत्री विभाजन के प्रक्रम का अध्ययन स्ट्रासबर्गर ने 1888 में किया। बच्चों, अर्धसूत्री विभाजन की प्रक्रिया प्रायः जनन कोशिकाओं में युग्मकों के निर्माण के समय होता है। यह पादपों में परागकण व भ्रूणकोश के निर्माण के समय तथा युग्मनज से बीजाणुओं के निर्माण के समय होता है। बच्चों, अर्धसूत्री विभाजन में एक मातृ कोशिका से 4 पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है और इनमें जो पुत्री कोशिकाएं बनती हैं उनमें गुणसूत्रों की संख्या मातृ कोशिका से आधी रह जाती है। तो चलिए अर्धसूत्री विभाजन की प्रक्रिया का प्रारंभिक ज्ञान हम चित्र के माध्यम से ले लेते हैं। बच्चों, यहाँ अर्धसूत्री विभाजन दिखाया गया है। यह एक द्विगुणित मातृ कोशिका है, जंतु कोशिका है, जिसमें पहले विभाजन से पहले अंतराल अवस्था में डीएनए की प्रतिकृति तैयार हुई और इसके बाद इस मातृ कोशिका में, द्विगुणित मातृ कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन प्रथम की घटना हुई और अर्धसूत्री विभाजन प्रथम की घटना से 2 पुत्री कोशिकाएं बनती हैं या संतति कोशिकाएं बनी। ये संतति कोशिकाएं अगुणित होती हैं। यहाँ n से दिखाया गया है। बच्चों, ये n संख्या बता रही है कि इनमें गुणसूत्रों की संख्या मातृ कोशिका से अब आधी रह गई है। तो इस तरह से ये 2 पुत्री कोशिकाएं बनती हैं जो कि अगुणित होती हैं। अब इन अगुणित पुत्री कोशिकाओं में पुनः अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय की घटना होती है और 4 अगुणित पुत्री कोशिकाएं बनती हैं या संतति कोशिकाएं बनती हैं। तो इस तरह से चित्र के माध्यम से हमने अर्धसूत्री विभाजन को जाना। अब हम रेखा चित्र के माध्यम से अर्धसूत्री विभाजन की पूरी प्रक्रिया को समझेंगे। बच्चों, अर्धसूत्री विभाजन की प्रक्रिया में
कोशिका का विभाजन 2 बार होता है और पहली विभाजन को हम अर्धसूत्री विभाजन प्रथम और दूसरे को अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय कहते हैं। अर्धसूत्री विभाजन प्रथम में जो विभाजन होता है उसे ह्रास विभाजन और विषम रूप विभाजन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं ये समझिए, यहाँ दर्शाया गया है 2n से n, अर्थात जो पुत्री कोशिकाएं बनती हैं विभाजन के बाद वह उनमें गुणसूत्रों की संख्या मातृ कोशिका से आधी रह जाती है और इसका मतलब यह कि गुणसूत्रों की संख्या में कमी आती है, ह्रास होता है, इसलिए इसे हम ह्रास विभाजन कहते हैं। और इन संतति कोशिकाओं में आपस में भी कोई समानता नहीं रहती और साथ ही ये मातृ कोशिका या जनक कोशिका के भी समान नहीं होती, इसलिए इसे विषम रूप विभाजन भी कहते हैं। बच्चों, अर्धसूत्री विभाजन की घटना में 4 अवस्थाएं आती हैं। पहली अवस्था पूर्वावस्था प्रथम, मध्यावस्था प्रथम, पश्चावस्था प्रथम तथा अंत्यावस्था प्रथम। पूर्वावस्था प्रथम की घटना काफी लंबी और जटिल प्रक्रियाओं से भरा हुआ होता है, इसलिए इस अवस्था को 5 उप अवस्थाओं में उपविभाजित किया गया है। पहली उपावस्था जो है उसे हम कहते हैं तनुपट या लेप्टोटीन, दूसरी उपावस्था जिसे हम कहते हैं युग्मपट या जाइगोटीन, तीसरी उपावस्था जिसे हम कहते हैं स्थूलपट या पैकीटीन, चौथी उपावस्था जिसे हम द्विपट या डिप्लोटीन कहते हैं और सबसे अंत में पारगतिक्रम या डायकाइनेसिस की उपावस्था आती है। अब इन उपावस्थाओं के बाद मध्यावस्था प्रथम, पश्चावस्था प्रथम और अंत्यावस्था प्रथम की प्रक्रिया होती है और जो मातृ कोशिका है वह 2 संतति अगुणित कोशिकाओं में विभक्त हो जाती है। इन अगुणित कोशिकाओं में, संतति अगुणित कोशिकाओं में पुनः अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय की घटना होती है और इस विभाजन को हम समरूप विभाजन कहते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें जो पुत्री कोशिकाएं बनेंगी या संतति कोशिकाएं बनेंगी उनमें गुणसूत्रों की संख्या जो कोशिकाएं अब विभाजन होने के लिए तैयार हैं उनके बराबर ही होती हैं, इसलिए इसे हम समरूप विभाजन भी कहते हैं। यह जो विभाजन है यह समसूत्री विभाजन के समान ही होता है। इस विभाजन में भी 4 अवस्थाएं आती हैं। पहली अवस्था जिसे हम कहते हैं पूर्वावस्था द्वितीय, फिर मध्यावस्था द्वितीय और पश्चावस्था द्वितीय तथा अंत में अंत्यावस्था द्वितीय। तो बच्चों, इस तरह हमने रेखा चित्र के माध्यम से अर्धसूत्री विभाजन की पूरी प्रक्रिया को जाना। अब हम शुरू कर लेते हैं अर्धसूत्री विभाजन प्रथम की घटना को। अर्धसूत्री विभाजन प्रथम या मियोसिस फर्स्ट, इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे पूर्वावस्था प्रथम की, जो कि अर्धसूत्री विभाजन की सबसे बड़ी और जटिल अवस्था है। इस अवस्था में पहली उपावस्था तनुपट अवस्था या लेप्टोटीन। बच्चों, लेप्टोटीन शुरू करने से पहले मैं आपको यह चित्र दिखाऊंगी। यह चित्र जो है वह एक जंतु कोशिका का है और यह एक द्विगुणित जनन कोशिका है, जिसमें अंतरावस्था की संश्लेषण प्रावस्था या एस प्रावस्था को दर्शाया गया है। इस प्रावस्था में केंद्रक के अंदर जो केंद्रकीय पदार्थ है जिसे वो जाल के रूप में रहता है, जिसे हम क्रोमेटिन जाल कहते हैं, इसमें अब संश्लेषण प्रावस्था में डीएनए की कॉपी होती है और डीएनए की मात्रा दुगनी हो जाती है। साथ ही साथ तारककाय, ये तारककाय दर्शाए गए हैं, तारककाय की भी कॉपी होती है और 2 तारककाय बन जाते हैं। अब लेप्टोटीन की अवस्था में यानी कि तनुपट की अवस्था में अब कोशिका इस प्रकार दिखाई देने लगती है। चित्र में देखें, इस उपावस्था में जो केंद्रक का आयतन है उसमें वृद्धि हो जाती है और जो केंद्रकीय पदार्थ हैं अब संघनित होकर के पतले लंबे अकुंडलित धागे के रूप में दिखाई देते हैं और यह धागे जो हैं वह मणिकामय दिखाई देते हैं। क्या कहने का मतलब? मणिकामय से मतलब यह कि इस अवस्था में जो गुणसूत्र होते हैं उनके सूत्रों पर क्रोमेटिन के कण जगह जगह लगे होते हैं, जो कि इस तरह से प्रतीत होता है जैसे कि धागे में मोती पिरोया गया हो। इस तरह इस अवस्था में जो गुणसूत्र होते हैं वो मणिकामय दिखाई देते हैं।
बच्चों इस अवस्था में अब दो तारकाएँ बनकर ध्रुवों की तरफ जाने लगते हैं। तो चलिए अब हम अगली उपावस्था को देख लेते हैं, जो है युग्मपट या जाइगोटीन। बच्चों जाइगोटीन की उपावस्था, इसमें गुणसूत्रों के व्यवहार में महत्वपूर्ण बदलाव आते हैं, जिन्हें हम देख लेते हैं। अब इस उपावस्था में गुणसूत्र छोटे मोटे और स्पष्ट हो जाते हैं और साथ ही साथ दो समजात गुणसूत्र, यहाँ दिखाई दे रहा है इस चित्र में, देखिए ये दो समजात गुणसूत्र हैं, यहाँ ये और ये दो समजात गुणसूत्र एक दूसरे के समीप आकर के जोड़े बना लेते हैं, जिस प्रक्रिया को हम सूत्र युग्मन या सिनेप्स कहते हैं। बच्चों सबसे पहले हम जान लें कि समजात गुणसूत्र क्या हैं। तो यहाँ देखिए एक गुणसूत्र माता का और एक गुणसूत्र पिता का होगा और इन गुणसूत्रों में कुछ समानताएं होती हैं। जैसे इन गुणसूत्रों में जो लंबाई होती है गुणसूत्र की वो एक जैसी होती है। इनमें जो गुणसूत्र बिंदु होते हैं, ये पीला बिंदु दिखाई दे रहा है, ये गुणसूत्र बिंदु की स्थिति दोनों गुणसूत्रों में एक जैसी होती है और साथ ही साथ इन गुणसूत्रों पर जो जीन लगे होते हैं वो एक ही प्रकार के होते हैं। साथ ही साथ ये जीन एक ही समान स्थिति पर पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें हम समजात गुणसूत्र कहते हैं। तो इन समजात गुणसूत्रों के मध्य जो है आकर्षण बल बढ़ जाता है और ये आपस में दोनों साथ आकर के समीप आकर के जोड़े बना लेते हैं और जिसे हम युग्मन की क्रिया या सूत्र युग्मन, यहाँ दिखाया गया है सूत्र युग्मन या सिनेप्स कहते हैं। अब बच्चों यह बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है जो कि परीक्षाओं में पूछा जाता है कि किस अवस्था में या किस उपावस्था में गुणसूत्रों में सूत्र युग्मन या सिनेप्स की घटना होती है। तो आप जवाब देंगे कि युग्मपट या जाइगोटीन की अवस्था में गुणसूत्रों में सूत्र युग्मन की प्रक्रिया होती है। अब सूत्र युग्मन की प्रक्रिया के बाद ये गुणसूत्र अब द्विसंयोजी या बाइवैलेंट कहलाने लगते हैं। इनके बीच यानी दो समजात गुणसूत्रों के बीच यहाँ जीन दर जीन संपर्क को बनाए रखने के लिए यहाँ कुछ विशेष प्रकार के प्रोटीन बनते हैं, जिन्हें हम साइनेप्टोनीमल सम्मिश्र कहते हैं। इन साइनेप्टोनीमल सम्मिश्र से ये दोनों जो समजात गुणसूत्र इनके बीच जीन दर जीन संपर्क बना रहता है। तो इस तरह से हमने युग्मपट अवस्था देखी। अब हम अगली उपावस्था को देखेंगे जिसे हम कहते हैं स्थूलपट या पैकीटीन। स्थूलपट या पैकीटीन की उपावस्था। बच्चों इस उपावस्था में की बात करें तो यह सबसे लंबी और जटिल प्रक्रियाओं से भरी हुई उपावस्था होती है, जिसमें अब गुणसूत्रों के जो दो समजात गुणसूत्र हैं उन गुणसूत्रों के मध्य आकर्षण बल इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि ये एक दूसरे के चारों तरफ लिपट जाते हैं और इनके बीच तनाव बढ़ जाता है, जिसके कारण ये कहीं कहीं कुछ स्थलों पर टूट जाते हैं। टूट जाने की प्रक्रिया में इनमें गुणसूत्रों पर उपस्थित जीनों की अदला बदली हो जाती है, पारस्परिक अदला बदली हो जाती है। इस प्रक्रिया को हम क्रॉसिंग ओवर या पारगमन कहते हैं। यहाँ क्रॉसिंग ओवर या पारगमन कहते हैं। अब क्रॉसिंग ओवर की प्रक्रिया को हम जरा समझ लें। बच्चों यहाँ क्रॉसिंग ओवर दर्शाया गया है। यहाँ ये गुणसूत्र दिखाई दे रहे हैं, समजात गुणसूत्र। इन समजात गुणसूत्रों में जो जैसे माता का गुणसूत्र है, इनमें दो क्रोमेटिड बन गए हैं। इनमें ये सिस्टर अर्ध गुणसूत्र कहलाते हैं और एक पिता का और एक माता का, ये दोनों अर्ध गुणसूत्र नॉन सिस्टर अर्ध गुणसूत्र कहलाते हैं। तो जो क्रॉसिंग ओवर की जो प्रक्रिया होती है वह नॉन सिस्टर अर्ध गुणसूत्रों के बीच ही होती है। यहाँ देखिए इस चित्र में यह अर्ध गुणसूत्र और यह अर्ध गुणसूत्र एक दूसरे के ऊपर लगे हुए दिखाई दे रहे हैं। इस स्थल पर यहीं पर क्रॉसिंग ओवर की प्रक्रिया होती है, यानी जीनों की अदला बदली हो जाती है। जीनों की अदला बदली होने पर यहाँ नए संयोग बन जाते हैं जो कि
जिन्हें हम नए संयोग बनने की इस प्रक्रिया को हम पुनर्संयोग कहते हैं। यहाँ देखिए इस चित्र में यह भाग, जीन का यह भाग यहाँ और यह भाग यहाँ दिखाई दे रहा है, लग जाते हैं, नए संयोग बन जाते हैं। तो यह प्रक्रिया क्रॉसिंग ओवर की होती है। यहाँ रिकॉम्बिनेशन की प्रक्रिया जो हो रही है, जिसे हम पुनर्संयोजन कहते हैं, यह प्रक्रिया रिकॉम्बिनेज नामक एंजाइम की सहायता से होता है। अब बच्चों मैं यहाँ बताऊंगी कि परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है कि अर्धसूत्री विभाजन की किस उपावस्था में क्रॉसिंग ओवर की प्रक्रिया होती है। तो आप जवाब देंगे कि यह स्थूल पट की या पैकिटिन की उपावस्था में क्रॉसिंग ओवर की प्रक्रिया होती है। लेकिन मैं यहाँ आपको बताना चाहूँगी कि इस प्रक्रिया में जब स्थूल पट की अवस्था में क्रॉसिंग ओवर की प्रक्रिया होती तो है, मगर गुणसूत्र इतनी दृढ़ता से एक दूसरे से बंधे रहते हैं कि क्रॉसिंग ओवर दिखाई नहीं देता। यह अगली उपावस्था में यानी कि द्विपट उपावस्था में दिखाई देते हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं द्विपट की उपावस्था। बच्चों द्विपट की उपावस्था में अब गुणसूत्रों के मध्य जो आकर्षण बल है वो धीरे धीरे कम होने लगता है और पृथक्करण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। अब जहाँ पर, यहाँ चित्र में देखिए बच्चों, यहाँ जहाँ पर विनिमय बिंदु होता है, क्रॉसिंग ओवर की प्रक्रिया हो रही होती है और जहाँ विनिमय बिंदु होता है वहाँ एक्स के आकार की, यहाँ एक्स के आकार की, ये एक्स यहाँ पर क्रॉस या एक्स के आकार की, क्रॉस के आकार की संरचना दिखाई देती है, जिसे हम किएज़मेटा कहते हैं। क्या कहते हैं? किएज़मेटा कहते हैं बच्चों। अब किएज़मेटा की जो ये घटना है, बनने की प्रक्रिया है, यह परीक्षाओं में बहुत महत्वपूर्ण है। परीक्षाओं में पूछा जाता है कि किस उपावस्था में किएज़मेटा या एक्स के आकार की संरचना दिखाई देती है। तो आप जवाब देंगे कि द्विपट की अवस्था में या डिप्लोटिन की अवस्था में जो ये किएज़मेटा है वो दिखाई देते हैं। बच्चों किएज़मेटा को सबसे पहले जोहानसन ने 1909 में ज्ञात किया था। अब इस उपावस्था में धीरे धीरे, यहाँ देखिए, यहाँ धीरे इस उपावस्था में जो ये साइनेप्टोनीमल सम्मिश्र है, ये साइनेप्टोनीमल सम्मिश्र अब धीरे धीरे विघटित होने लगता है, खत्म होने लगता है, जिससे कि जो पुनर्संयोजन की प्रक्रिया है वह आसानी से हो जाती है और हमें विनिमय और पारगमन से नए पुनर्योग मिलते हैं, जिससे कि प्राणियों में विभिन्नताएं मिलती हैं, दिखाई देती हैं। तो चलिए अब हम अपनी अगली उपावस्था को देख लेते हैं अर्धसूत्री विभाजन। प्रथम की वह है पारगतिक्रम या डायकाइनेसिस। बच्चों पारगतिक्रम की जो उपावस्था है वह पूर्वावस्था प्रथम की सबसे अंतिम उपावस्था है, जिसमें जो यहाँ चित्र में देखिए बच्चों, जो गुणसूत्र विनिमय बिंदु है वहाँ जहाँ किएज़मेटा बनता है, यह किएज़मेटा यहाँ एक यहाँ दिखाई दे रहा और एक यहाँ दिखाई दे रहा। ये किएज़मेटा अब पारगतिक्रम की उपावस्था में धीरे धीरे फिसल करके ऊपर की ओर, यानी कि ये अर्ध गुणसूत्रों के अंतिम छोर की तरफ फिसल करके जाने लगता है। अंतिम छोर जिसे हम अर्ध गुणसूत्रों के अंतिम भुजाओं के अंतिम छोर जिसे हम टीलोमियर कहते हैं, इन टीलोमियर की तरफ ये जो किएज़मेटा है वो फिसल कर जाने लगता है। इस घटना को हम उपांति भवन या टर्मिनलाइजेशन कहते हैं। यहाँ देखिए चित्र में ये किएज़मेटा यहाँ दिखाई दे रहा है, अब यह फिसल करके ऊपर इस छोर अंतिम छोर पर आ गया। इस प्रक्रिया को हम उपांति भवन या टर्मिनलाइजेशन कहते हैं। बच्चों अब इसके बाद यानी टर्मिनलाइजेशन की प्रक्रिया हुई और अब पुनर्संयोजन की प्रक्रिया होने के बाद हमें इस चित्र में देखिए बच्चों, पारगतिक क्रम में ये नए संयोग हमको दिखाई देते हैं गुणसूत्रों के, यानी अब ये गुणसूत्र नए रूप में दिखाई देते हैं। ये गुणसूत्र जो तनपट की अवस्था में थे वो और पारगतिक क्रम में जो गुणसूत्र दिखाई दे रहे हैं उनके स्वरूप में काफ़ी अंतर आ जाता है, ये नए पुनर्संयोग हो जाते हैं। मैं यहाँ बताना चाहूँगी बच्चों, आपने देखा होगा एक ही माता पिता के जो संतान होती हैं, 2 या 3 संतान होती हैं, उनमें
भी आपने देखा होगा समानता नहीं होती है पूरी पूरी, कुछ न कुछ उनमें विभिन्नताएं होती हैं। यह विभिन्नताएं इन्हीं नए पुनर्संयोगों के कारण होती हैं। बच्चों, अब पारगति क्रम की अवस्था में जो गुणसूत्र होते हैं वो अधिक कुंडलित हो जाते हैं। इनमें अब केंद्रिका और केंद्रक झिल्ली नष्ट हो जाती है और तारक काय विपरीत ध्रुवों पर चले जाते हैं। तो इस तरह से अर्धसूत्री विभाजन की पूर्वावस्था प्रथम की जो अवस्था है वो यहाँ पर खत्म होती है, समाप्त होती है। अब इसके बाद जो अगली अवस्था आएगी वह है मध्यावस्था प्रथम या मेटाफेज फर्स्ट। बच्चों, मध्यावस्था प्रथम की अवस्था में जो तर्क तंतु हैं वो अब बनने लगते हैं और गुणसूत्रों की जो भुजाएं हैं वह केंद्र की ओर, और ये पीले रंग के गुणसूत्र बिंदु दिखाई दे रहे हैं, ये ध्रुवों की ओर उन्मुख हो जाते हैं, ध्रुवों की ओर उन्मुख हो जाते हैं। यहाँ दो मध्यावस्थिका पट्टिका बनती है जिस पर कि ये अर्धगुणसूत्र जो हैं वो मध्यांश पर लग जाते हैं। अब इसके बाद की जो अवस्था है वह है पश्चावस्था प्रथम की अवस्था। इसे देख लें। पश्चावस्था प्रथम या एनाफेज में एनाफेज 1, इसमें जो समजात गुणसूत्र हैं वे पृथक हो जाते हैं, अब ये अलग हो जाते हैं और ये अब अलग अलग ध्रुवों की ओर जाने लगते हैं। इनमें जो संतति अर्धगुणसूत्र हैं वो केवल गुणसूत्र बिंदुओं पर जुड़े रहते हैं। इस तरह से हमें ये दिखाई देता है कि पश्चावस्था प्रथम में जो गुणसूत्र हैं वो विपरीत ध्रुवों पर जाने लगते हैं। अब चलिए अगली उपावस्था को देख लें जो है अंत्यावस्था प्रथम या टीलोफेज फर्स्ट। टीलोफेज फर्स्ट में या अंत्यावस्था प्रथम में जो गुणसूत्र हैं वो ध्रुवों पर पहुंच जाते हैं, ये ध्रुवों पर पहुंच गए और अब यहाँ दो संतति गुणसूत्रों का समूह तैयार होता है। इन गुणसूत्रों के समूह के चारों तरफ केंद्रक झिल्ली का निर्माण, पुनर्निर्माण हो जाता है, जिससे और साथ ही साथ इनमें केंद्रिका भी बन जाती है, जिससे कि दो संतति केंद्रक बन जाते हैं। अब यहाँ जो ये कोशिका है, इस कोशिका में दो संतति केंद्रक बन गए। अब कोशिका द्रव्य के विभाजन की प्रक्रिया होती है। कोशिका द्रव्य के विभाजन की प्रक्रिया में जीव द्रव्य कला में खांच बनता है और दो कोशिकाएं बन जाती हैं। लेकिन बच्चों, मैं यहाँ आपको बताना चाहूँगी कि अधिकांश कोशिकाओं में जब अर्धसूत्री विभाजन प्रथम की घटना होती है तब केंद्रक विभाजन हो जाता है, लेकिन कोशिका द्रव्य विभाजन नहीं होता है और जो संतति केंद्रक हैं वो सीधे ही अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय में प्रवेश कर जाती हैं। तो चलिए अब हम देख लेते हैं अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय। लेकिन पहले ये बात कर लें कि जो संतति कोशिकाएं बनी हैं वो अगुणित बनती हैं। दोनों संतति कोशिकाएं अगुणित होती हैं, यानी कि इनमें जो गुणसूत्रों की संख्या है वो मातृ कोशिका की गुणसूत्रों की संख्या की आधी रह जाती है। अब चलिए देख लेते हैं अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय की घटना को। तो बच्चों, चलिए शुरू कर लेते हैं अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय या मियोसिस 2। बच्चों, यह विभाजन जो है वो समसूत्री विभाजन की तरह ही होता है और इसमें भी पूर्वावस्था, मध्यावस्था, पश्चावस्था और अंत्यावस्था सूत्री विभाजन की भांति ही होते हैं। पहले हम देख लें पूर्वावस्था द्वितीय। बच्चों, यहाँ मैं बताना चाहूँगी कि यहाँ चित्र में एक ही कोशिका को दर्शाया गया है, लेकिन यह विभाजन दोनों संतति कोशिकाओं में साथ स्वतंत्र रूप से मगर साथ साथ होता है। बच्चों, पूर्वावस्था की घटना में जो केंद्रिका है पहले स्पष्ट हो जाती है, लेकिन बाद में केंद्रक कला और केंद्रिका विलुप्त हो जाते हैं और जो गुणसूत्र हैं वो केवल गुणसूत्र बिंदुओं पर ही जुड़े रहते हैं, बाकी भागों पर ये अलग अलग हो जाते हैं। अब आगे अगली अवस्था मध्यावस्था द्वितीय। इसमें जो गुणसूत्र हैं वो मध्यांश पर आ जाते हैं, यहाँ मध्यांश पर आ गए हैं और इनके जो गुणसूत्र बिंदु हैं वो मध्यांश पर तथा जो गुणसूत्र की भुजाएं हैं वो ध्रुवों की ओर उन्मुख हो जाती हैं। अब आगे चलें और पश्चावस्था देख लें। पश्चावस्था की स्थिति में जो अर्धगुणसूत्र हैं वो विपरीत ध्रुवों की ओर जाने लगते हैं। चित्र में दिखाई दे रहा है बच्चों, संतति गुणसूत्र अब ध्रुवों की ओर जाने लगते हैं। अब अंत्यावस्था द्वितीय में
संतति संतति गुणसूत्र जो है वो अब अलग अलग ध्रुवों पर, विपरीत ध्रुवों पर एकत्रित हो जाते हैं और केंद्रक झिल्ली और केंद्रिका का निर्माण हो जाता है, जिससे कि अब ये दो संतति केंद्रक बन जाते हैं। इसी प्रकार से दूसरी संतति कोशिका में भी यही प्रक्रिया होती है और अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय की घटना से के बाद हमें 4 कोशिकाएं प्राप्त होती हैं जो कि अगुणित होती हैं। देखिए बच्चों, यहाँ 4 कोशिकाएं हैं जो कि अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय की घटना से बनी और ये चारों कोशिकाएं जो हैं वो अगुणित होती हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि अर्धसूत्री विभाजन की घटना से एक द्विगुणित मातृ कोशिका से 4 अगुणित पुत्री कोशिकाएं प्राप्त हुई। अब चलिए बच्चों हम देख लेते हैं अर्धसूत्री विभाजन का महत्व। बच्चों, अर्धसूत्री विभाजन बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है जिसके द्वारा युग्मकों का निर्माण होता है जो लैंगिक जनन में भाग लेते हैं। बच्चों, यहाँ हमने मनुष्य का उदाहरण लिया है जिसमें पुरुष में नर युग्मक बनते हैं लैंगिक कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन के बाद, जिन्हें हम शुक्राणु कहते हैं, जो अगुणित होते हैं। और उसी प्रकार महिलाओं में अंडाणु बनते हैं मादा युग्मक के रूप में और ये भी अगुणित होते हैं। ये दोनों युग्मक जब संयोग करते हैं, यहाँ संलयन की प्रक्रिया होती है, तो द्विगुणित युग्मनज तैयार होता है और यह युग्मनज आगे चल के वयस्क बनाता है। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि अर्धसूत्री विभाजन में युग्मकों का निर्माण होता है जो लैंगिक जनन में भाग लेते हैं। अब चलिए देख लेते हैं अगला महत्वपूर्ण महत्व, वह है प्रत्येक जीव की जाति में गुणसूत्रों की संख्या पीढ़ी दर पीढ़ी अस्थायी बनी रहती है। बच्चों, हमने देखा कि युग्मक बना, नर युग्मक मादा युग्मक दोनों अगुणित हैं और जब ये संयोग करते हैं तो द्विगुणित युग्मनज बनता है, यानी कि गुणसूत्रों की संख्या पुनः उतनी ही जितनी चाहिए वयस्क में वह पुनः बन जाती है। इस तरह से प्रत्येक जीव में की जाति में गुणसूत्रों की संख्या पीढ़ी दर पीढ़ी अस्थायी बनी रहती है। इसी प्रकार अगला जो महत्व है बहुत महत्वपूर्ण है, जीन विनिमय के कारण नए संयोग बनते हैं जिनसे कि जैव विकास होता है। बच्चों, हमने देखा अर्धसूत्री विभाजन प्रथम में स्थूल पट की अवस्था में, उपावस्था में जीन विनिमय हुआ क्रॉसिंग ओवर की प्रक्रिया के दौरान और नए पुनर्संयोग बने जिससे कि विभिन्नताएं आई और ये विभिन्नताएं जैव विकास की द्योतक होती हैं। इसीलिए हम कह सकते हैं कि अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा जैव विकास होता है। तो चलिए बच्चों अब देख लेते हैं समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन में अंतर चलते चलते। बच्चों, समसूत्री विभाजन की जो प्रक्रिया है वह शरीर की सभी कोशिकाओं में होता है और अर्धसूत्री विभाजन केवल जनन कोशिकाओं में होता है। समसूत्री विभाजन में विभाजन की पूर्ण क्रिया एक ही क्रम में पूरी होती है, जबकि इसमें 2 क्रमिक विभाजन होता है। बच्चों, इस विभाजन में अंत में 2 कोशिकाएं बनती हैं और अर्धसूत्री विभाजन में अंत में 4 कोशिकाएं बनती हैं। संतति कोशिकाओं में, समसूत्री विभाजन में संतति कोशिकाओं में कोशिकाएं द्विगुणित होती हैं तथा गुणसूत्रों की संख्या जनक की कोशिकाओं के बराबर होती है, मगर अर्धसूत्री विभाजन में जो संतति कोशिकाएं होती हैं वो अगुणित होती हैं और इनमें गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है। अब समसूत्री विभाजन से बनी जो संतति कोशिकाएं हैं वो जनक कोशिकाओं के समान ही होती हैं, जबकि अर्धसूत्री विभाजन में क्रॉसिंग ओवर में जीन विनिमय तथा गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाने के कारण संतति कोशिकाएं जनक कोशिकाओं के समान नहीं होती हैं। तो इस तरह हमने समसूत्री विभाजन तथा अर्धसूत्री विभाजन के अंतर को समझा। बच्चों, उम्मीद है आपको यह भाग समझ में आया होगा, साथ ही साथ यह अध्याय भी समझ में आया होगा। इस भाग को भली प्रकार सुनिए, पढ़िए और देखिए। देखने के बाद आपको हमने यहाँ कुछ प्रश्न दिए हुए हैं अभ्यास कार्य के रूप में। इन प्रश्नों को हल कीजिए, इस भाग को देखिए, सुनिए और हल कीजिए। उम्मीद है मेरा यह प्रयास सफल होगा। धन्यवाद।